वर्ल्ड कप हम क्यों हारे? पनौती की वजह से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कवच कुंडल पहन के निकलता हूँ। तो और आपका लव मैरिज है, तो फिर रिश्ता मांगते वक्त आप थोड़ा सा डरे नहीं जब? ये सारा दिन पैर छूने का ही काम था, वो भी छूते थे, हम भी छूते थे। भाई ये मुलायम के लहुआ है। हंसी आ रही बहुत है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी आज लोग आवाज दे के कहते हैं अखिलेश भैया अब देखो मेरा तो देखो सुकड़ा पुकड़ा है, देखो आप ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई नहीं, देखिए कहीं आयरन है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बताओ, पूरा कन्नौज से एमपी बने, पूरा कन्नौज ही बदल दिया होता है। कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में कभी नहीं पढ़ता। जब तक बीजेपी सरकार नहीं आई थी तब तक क्या था कि लोग अपना काम करते थे, दिखाते नहीं थे। गुस्से में क्यों रहते हैं अनुराग भदौरिया? कांग्रेस से क्या मतभेद हो गए अखिलेश जी के? हमने यहाँ पे सैमसंग की फैक्ट्री लगाई थी मोबाइल की, जिसकी बीजेपी अपना गुणगान करती है, समाजवादी की देन है वो। एमपी में पहले ही सपा कह चुकी है कि जैसा हमारे साथ बर्ताव हुआ है वैसा ही हम यूपी में कांग्रेस के साथ करेंगे। जब अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो यहाँ पे मजबूत नेता है, मजबूर नेता नहीं है। राहुल गांधी ने भी बोला फिर पनौती वाला, तो क्या उनको भी माफी मांग लेनी चाहिए फिर? सवाल भी उठते हैं कि सपा जो है सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करती है, इस पर क्या है? अच्छा, ये भगवा से परहेज क्या है? देखिए ओपी राजभर की बात पे आप यकीन करते हैं? अब ये वो चूंकि तो फिर बेसिकली वो राहुल गांधी को अपना लेंगे और पूरे घर मकान दुकान बार पॉलिटिकल फैमिली लाइफ सबकी तो पंचायत हो गई, इससे ज्यादा पंचायत क्या चाहिए। आज पंचायती में हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है। अब इनकी अगर हम इनका इंट्रोडक्शन दे तो ये राजनेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये पोलो खेलते हैं, स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव है, इकोनॉमिक्स की इनको बहुत नॉलेज है, अक्सर डिबेट में इनको आपने देखा होगा, प्रवक्ता है बहुत जाने माने। तो आज हमारे साथ मौजूद है अनुराग भदौरिया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। तो आपके साथ सोचा पंचायती थोड़ी सी हो ही जाए आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पंचायत करने को तैयार ही रहते हैं। नेता पंचायत के अलावा करता क्या है? सारा दिन लोगों से मिलना और बातें करना। जी, तो पहला सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि थोड़ा पर्सनल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पंचायती है हमारा नाम। तो जैसे कि मैंने आपका देखा कि आपने आपकी वाइफ पीसीएस अधिकारी है, आपकी सासू माँ सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, आपके ससुर जी भी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो और आपका लव मैरिज है, तो फिर रिश्ता मांगते वक्त आप थोड़ा सा डरे नहीं जब? नहीं, थोड़ा ऐसा कुछ रिश्तों में कहा, जब रिश्तों में पवित्रता हो और आपके किसी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव हो, फीलिंग आपकी अच्छी हो, मन आपका साफ हो और आपका जो कहते हैं ना जो आप कह रहे हो उसमें सच्चाई हो, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत हमेशा होती है जब आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कह रहे हो, जो नहीं कहना चाहते हो कह रहे हो, तो आपकी जीभ लड़खड़ाती है। मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई थी? नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन आप जब डरते नहीं हो तो फिर क्या है, जब मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और जो सच है वही कह रहा हूँ, तो उसमें डरने की कोई बात होती नहीं है। ठीक है, अब एक और सवाल, अब ये रिसेंट मुद्दे से करेंगे क्योंकि अभी पनौती बहुत चल रहा है, तो जो ट्रेंड कर रहा है अभी रिसेंटली, तो वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको क्रिकेट, पहली बात तो आपको ये बताइए कि क्या वर्ल्ड कप हम क्यों हारे? पनौती की वजह से? नहीं, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और चूंकि जो खेल होता है उसमें चूंकि मैं खुद एक प्लेयर हूँ, खेल में हार जीत लगी रहती है। कई बार हम बहुत अच्छा खेलते हैं फिर भी हार जाते हैं, कई बार कुछ सिचुएशन होती है, कोई बात हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है खेल में हार जीत लगी रहती है। इसके लिए किसी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, तो फिर आप जिस तरीके से ये बात चली, हाँ, ये जरूर है। अगर ये मैच इकाना में होता, लखनऊ में, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेडियम है, तो शायद हम मैच जरूर जीतते, क्योंकि भाई भगवान के नाम से इकाना आता है, वाजपेयी जी का भी उनको आशीर्वाद मिलता, स्टेडियम भी हम लोगों ने इतना अच्छा बनाया है, तो जरूर जीतते। ऐसा मेरा मानना है। और सेमीफाइनल में हम जीते भी थे जी। तो एक और जो अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि शो में मैंने आपको दिया ही नहीं। हमारे साथ जो हमारे दोस्त जुड़े हैं, हिमांशु, अरुण, अमन, मेघा, गरिमा। तो अब मैं आपसे, माने ये जो 5 लोग हैं ये अपने शब्दों के वाण हमारे ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा डिबेट में, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कवच कुंडल पहन के निकलता हूँ, तो बाणों का कोई असर नहीं होता है। जी। अच्छा, अब क्योंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? सपा में आप कैसे जुड़े? मतलब आपने आईएम से आपने पढ़ाई की कलकत्ता से, फिर मतलब आप अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? पीएचडी की आपने, मतलब थोड़ा बताइए। राजनीति में नहीं होते तो मैं जॉब कर ही रहा था, तो मैंने तो एज ए डायरेक्टर अपनी लास्ट जो मेरी पोस्टिंग थी, मैं पूरा फुल फ्लेज डायरेक्टर था कंपनी में,
और एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गया था मैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हो आप। लेकिन वो काम कर रहा होता, उसी तरह से सुबह 9 बजे अपनी टाई लगा के ऑफ़िस पहुँच जाता और सभी को बुला के वही मीटिंग करता कि आज कितनी मार्केट की वैल्यू क्या हुई है, बात करो हमारी सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, सेल बढ़ क्यों नहीं रही है, नहीं बढ़ रही है तो उसकी वजह से नहीं बढ़ रही है, वो जो आया है तो उसको थोड़ा-सा टाइट करो, इसको थोड़ा-सा ये करो, फिर वो जो होता है कॉर्पोरेट में जो आप लोग रोज़ झेलते होंगे, जी। हैं? एक जूनियर सीनियर आपस में जो चलता रहता है, वो चलता रहता है। लेकिन वो एक अपना होता है, लेकिन जब आप राजनीति में कोई आता नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि चलो राजनीति में राजनीति करते हैं। राजनीति करने के लिए आपके अंदर में एक सेवा भाव जो होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। आपने देखा होगा जिनकी फैमिली में भी पॉलिटिक्स रही है, हुँ। बहुत वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी फैमिली की जो आगे उनका बेटा या बेटी है, वो बहुत बड़ा नेता बनेगा। या ऐसा नहीं होता है। कितने हुँ, पॉलिटिशियन मैं आपको बता दूँ जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे, उनके बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। क्योंकि वो जो एक सेवा भाव होता है, वो हाँ। सेवा भाव अगर मिसिंग करेगा, तो आप नेता नहीं बन पाओगे। नेता बनने के लिए आपको जनता के प्रति थोड़ी-सी संवेदनाएँ होनी पड़ेंगी। जनता हुँ, की आपको सोच को समझना पड़ेगा, उनके प्रति आपको दर्द होगा, उनकी तकलीफ और सुख-दर्द में आपको शामिल होना पड़ेगा। उनके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है सुबह से लेके शाम तक कि भई जी। उनको क्या चाहिए। उसके लिए आप सत्ता में होते हो तो उनके लिए काम करते हो, उनके लिए ऐसा योजनाएँ बनाने की बात करते हो और विपक्ष में होते हो तो फिर वो जो आके बताते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है या ये महँगाई या बेरोज़गारी है, तो आप उसके लिए आंदोलन करते हो सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से कि मुझे ये किया जाए। तो उसके लिए वो मैंने कहा ना आपको सेवा भाव चाहिए, जी। सेवा भाव नहीं होगा तो आप राजनीति नहीं कर सकते। अच्छा, आप सपा से कैसे जुड़े? देखिए बेसिकली मैं रहने वाला इटावा का हूँ। इटावा में रहने की वजह से हमारा और अखिलेश जी का संबंध आप ये कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंध है और बचपन से समझ लीजिए। जी। तो बोली भाषा एक है, हुँ। संस्कृति संस्कार एक हैं और एक ही जगह, एक ही माहौल में पले-बड़े हुए। तो वो फिर एक कनेक्शन था। उसके बाद जब राजनीति में नहीं थे, तो हम भी राजनीति में नहीं थे। जी। हम लोग भी अपना काम-वाम कर रहे थे। जब वो राजनीति में आए 99 में हुँ। पूरी तरह से चुनाव लड़े। फिर हम लोग उनके चुनाव प्रचार में आए। चुनाव प्रचार आते हैं ना, जब आपका कोई अपना कोई चुनाव लड़ता है, तो आप चुनाव प्रचार में जाते हो, तो एक नेता की तरह नहीं जाते हो। हाँ। आप एक साथियों की तरह जाते हो कि हमें चुनाव प्रचार जिताना है। हम लोगों ने चुनाव किया, सब घूम-घूम के गाँव-गाँव लोगों के पैर छुआ करते हुँ। थे। सारा दिन पैर छूने का ही काम था। वो भी छूते थे, हम भी छूते थे। जो वो करते थे, हम लोग देख-देख के करते थे। वो जैसे आगे बढ़ के पैर छू लेते थे और गाँव के लोग जो जाते थे, तो हुँ। जो महिलाएँ थी, घरों के अंदर झाँक के ऐसे देखती थी। काहे? ये मुलायम के लउआ है। अभी भी मुझे याद है सारे, काहे? जे लउआ है। लउआ मतलब वो अखिलेश जी को बोलते थे, यही उनके बेटे हैं। बेटे हैं, हाँ। ये काहे? जेई लउआ है। तो दूसरी ओर हाँ, जेई है, जेई बीच वाले, बीच वाले। तो वो जो कनेक्शन जो मैंने देखा कि मैंने जो नेताजी के बेटे का कनेक्शन जो गाँव से महिलाएँ झाँक-झाँक के देखती थी, वो घर में घुस के सबके पैर छूते रहते थे, जितनी सीनियर मिलती थी, तो फिर हम लोग भी लाइन से छूते रहते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग वापस चले गए, चुनाव वो जीत गए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, हम लोग फिर अपनी नौकरी करने लगे। फिर मेल-जोल तो बना रहा। हुँ। धीरे-धीरे वो राजनीति में नेताजी ने उनको काम दिया, उन्होंने काम अच्छी तरह से किया, तो हम लोगों को लगा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बताओ पूरा कन्नौज से एमपी बने, पूरा कन्नौज ही बदल दिया। फिर उनकी सोच को हम लोग जानते थे कि उनके अंदर वो भाव है, सेवा भाव। हुँ। उनके अंदर हमेशा से रहा है, जैसे हम लोग साथ जाते भी थे, तो जैसे एक जगह रुके, तब उतनी सुविधाएँ होती नहीं थी। नेताजी कभी सुविधाएँ नहीं देते थे। नेताजी ने हमेशा हमेशा उनको वैसे ही रखा जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता को रखते हैं। जी। तो हम लोग किसी गेस्ट हाउस में या किसी के यहाँ रुकते थे और पूड़ी-वूड़ी बनी, खा गए, तो उसमें एक जगह मिली तो मान लो वो सो गए, फिर हम लोग मिलके सब बाहर, वो तो चलो एक जगह सोए, फिर वो सबका ख्याल किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, तो वो उसी जगह बैठ के हम लोग के साथ ही बातें किया करते थे। और गाँव के लोग आ जाते थे, फिर उनसे बातें करते थे, तो 12-1 बज जाता था, फिर वो सो जाते थे। लेकिन वो उसी माहौल में। हुँ। तो हम लोग को लगा कि देखिए कितना सेवा भाव है। फिर किसी को, किसी साथी को कोई तकलीफ हो जाती थी, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, तो कार्यकर्ता समझते ही नहीं थे, वो सबको अपना साथी समझते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत यंग एज में बहुत लोगों को एमएलए, एमएलसी, एमपी बनाया। हाँ। क्योंकि उन्होंने कभी कार्यकर्ता की तरह नहीं देखा उन्हें। हुँ। देखा कि चलो इन्होंने मेरा साथ है, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, तो एमएलसी बनाया। नेताजी ने किस लिए कि रोका भी, तब भी उन्होंने नेताजी से रिक्वेस्ट करके उनको एमएलसी बनवाया, वो जी। लोगों को। क्योंकि वो हमेशा मदद के रहते हैं। कभी जैसे आपकी भी गलती से किसी की मुलाकात हो जाए रास्ते में और आप जैसे उनका नाम लेके बुलाइए, वो तुरंत रुक जाएँगे। फिर रुक के फिर आपको अभी मैं एक इंसिडेंट बताऊँ। अभी जा रहे थे देहरादून। देहरादून जा रहे थे, फ्लाइट में हम थे और वो अपनी फैमिली के साथ थे। फ्लाइट से उतरे,
तो जब नेता फैमिली के साथ होता है तो थोड़ा सा फैमिली के साथ है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब उतरते हैं तो तो एक लेडी, सीनियर लेडी उनके पास आई कि फोटो लेनी है। तो वो जो फोटो लेने, तो वो सिक्योरिटी वाले, और भीड़ भाड़ बहुत थी, तो वो सोची कि इसको धक्का लग जाएगा, गिर जाएंगी, तो उन्होंने बोला आप रुको, मैं आपसे फोटो खिंचा के जाऊंगा। और वो जो लॉन्च होता है, जो वहां पे उस फैमिली के साथ उसमें बैठ गए। अब वो लेडी ने सोचा ये बोल के तो चले गए, आएंगे तो है नहीं। भाई नेता ने बोल दिया, अब नेता वहां से बस से उतरे, वो इंडिगो में थे, नॉर्मल फ्लाइट जो होती है, उससे उतर के वो तो अपने चले गए वीआईपी लॉन्च में। तो सोचा कि अब तो आएंगे नहीं। फिर वो जब उससे लॉन्च से फिर हमसे बोले कि वो लेडी को देखा, वो देखते रहना, उसकी फोटो खिंचानी है। अब मुझे इस बात की उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि वो देखते रहना, वो जब अपना सामान ले ले फिर उसे पकड़ के उनको फॉलो करना है, लाना है, उनकी फोटो खिंचा के जाऊंगा। वो लगेज अगले, वो बेचारी बहुत परेशान थी, मैं देख रहा था, लगेज भी ले जल्दी जल्दी। फिर मैं उसके पास गया, बोले आप चिंता मत करो, आप अपना लगेज लेके आई। फिर वो बाहर निकल गए, फोटो खिंचाने लगे, तो रोने लगे। बोले यार कोई नेता आधे घंटे मेरा इंतजार करेगा, सिर्फ मेरे से फोटो खिंचानी है। उसके बाद देखिए मैं वो दूसरी फ्लाइट से गया, जब मैं वापस लौट रहा था 3 दिन बाद, फिर वो लेडी मुझे फ्लाइट में मिल गई और वहां चिल्ला चिल्ला के सबसे कह रही है कि मेरे साथ फोटो खिंचा के, मुझे तो यकीन नहीं था कि मेरे साथ फोटो खिंचा के जाएंगे। उनसे कहना मैंने दिल से आशीर्वाद दिया है कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो वो इतना टचिंग था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक लेडी के लिए वो ये उनकी फीलिंग। आप किसी से आप उनके बारे में पूछ लीजिए। इसीलिए आप जो कह रहे राजनीति में क्यों आए, तो मुझे लगा कि मैं नौकरी छोड़ के इनके साथ अगर राजनीति करूंगा तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास है, अगर हम लोग का कुछ होगा तो हमारी फैमिली का और उसका ध्यान रख लेंगे। क्योंकि वो एक होता है ना कि जैसे आप किसी कंपनी में होते हो, कहीं भी किसी के साथ होते हो, तो ऐसा लगता है ना कॉन्फिडेंस था आपको, कॉन्फिडेंस था। तो वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं अपने आप लोगों को, और जो इस तरह के ना जाने कितने ऐसे अनगिनत इंसिडेंट बता दें। लिफ्ट में चढ़ेंगे, लिफ्ट का कोई आदमी, क्यों क्या करते हो, पहले उससे पूछेंगे क्या नाम है, अरे सर मैं आपका भाई, अच्छा सर तो कोई बोलता ही नहीं है। पहली राजनीति में ऐसे शख्स हैं जिनको सर कोई नहीं बोलता है, उनको भैया बोलते हैं, और डिम्पल जी को भाभी बोलते हैं, अखिलेश भैया। आपने सुना होगा, सर का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से उन्होंने अपने आप को राजनीति में ढाला कि मैं आपका भैया हूं, सर्वर हूं ही नहीं। यहाँ तो आप देखिए इस पॉलिटिक्स में कोई महाराज है, कोई सर है, कोई पता नहीं क्या क्या है। एक ही शब्द पॉलिटिक्स में अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी आज लोग आवाज दे कहते हैं अखिलेश भैया, और जो जर्नलिस्ट हैं और जो वैसे लोग हो तो सीधा अखिलेश ही बोलते हैं। वो तो ये उनके कुछ और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। उनको आपने कभी नहीं देखा होगा दिल्ली की किसी पार्टी में कभी एक आध फोटो तो दिखा दीजिए। भाई 26 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए, और एमपी बन के आए, उस समय अमर सिंह जी पार्टी में हुआ करते थे, नेताजी पावर में थे, वो तो चाहते दिल्ली रहते, दिल्ली की पार्टी में जैसे और नेताओं के बेटे आपको दिख जाते हैं। लेकिन वो आप बताइए, कोई भी आप एक फोटो मुझे दिखा दीजिए दिल्ली की पार्टी में खड़े हों, जींस पैंट टी शर्ट पहन के, और भाई उस समय तो कर सकते थे ना। भाई नेताजी इतने पावर में थे। वो उनकी आदत है, वो यहाँ से छूटेंगे, पार्लियामेंट अटेंड करेंगे, और ये कोशिश करते हैं कोई फ्लाइट मिलेगी या कुछ मिलेगा, सैफी पहुंच जाएंगे या लखनऊ पहुंच जाएंगे। ओके, एक मैं आपको पॉज कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वो जो हिम्मत आई राजनीति में, जो आपने, मैं आपके असली वर्ड पे आ रहा हूँ, जो हिम्मत आई वो उनकी वजह से आई। हमने सिक्योर फील किया कि इनके साथ काम करेंगे तो कम से कम ये हम लोगों का सम्मान करेंगे और इज्जत मिलेगी। देखिए एंड ऑफ द डे हम सभी लोग जहां भी काम करते हैं सेवा भाव से करते हैं, और बस रिटर्न में अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इतनी सी बात है जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बोला कि आप सूट वूट टाइप पहन के जाते हैं अगर वो नौकरी करते हैं, तो अगर कर रहे होते तो क्या ग्रीन ही पहनते? ये ग्रीन से आपका कनेक्शन क्या है? नहीं, ग्रीन से बहुत सीधा सा कनेक्शन जहाँ पे भी है है। हाँ, ग्रीन। हर जगह मिलेगा आपको। एक तो क्या होता है ना, जब आप बहुत गांव से निकल के आते हो तो आप गांव की हरियाली में रहे होते हो, आपने वो हरे पेड़ पौधे, वो इन्वायरमेंट देखा होता है, तो आपके मन में एक तो बसा होता है हरियाली। फिर आपको तनाव नहीं लेना है। जैसे क्या है ना, आप लोगों को तनाव होगा, अब हमने टी शर्ट पहनी है, जो पहना उसके नीचे के शूज कैसे होंगे, फिर पैंट बेल्ट उसकी मैचिंग की होगी या नहीं होगा, कुर्ता में एकदम क्लिच वो है कि नहीं है, आयन है कि नहीं है, जैकेट वैसी है कि नहीं है। आप देखो मेरा तो देखो सुकड़ा पुकड़ा है, देखो आप ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई नहीं। देखिए कहीं आयरन है, आपका कैमरे में फोटो भी नहीं अच्छी आ रही होगी कि कैसा नेता है, देखो ऐसे ही जिसको कहते हैं एकदम भींचा हुआ कुर्ता पहन के आए, क्योंकि मैं इससे मेरे 2 दिन कट जाएंगे। तो हम बोझ कम लेके चलते हैं। जैसे दिल्ली आए
एक अपना छोटा सा एक बैग ले आए, जी। उसमें पैंट होती है तो 2 दिन तो वैसे ही चल जाती है जीन्स की पैंट, और ऊपर 1-2 कुर्ते हो गए तो काम चल जाता है। मतलब बालों में भी देखो तेल मिलेगा आपको, तो हमारा तनाव नहीं है। अब कपड़े को लेके और अपने लगेज को लेके अगर आप तनाव रखेंगे दिमाग में, तो आपकी ज़िंदगी की और सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो मैं अपने वो लेकिन मतलब सिंपली आपका फेवरेट कलर है, ये मान फेवरेट लो। कलर है और और कोई इसका एनवायरनमेंट से लॉजिक नहीं मिलता है, है। कोई लॉजिक नहीं, कोई ऐसा एनवायरनमेंट से लॉजिक नहीं है नहीं कि कोई भगवा के अरे अगेंस्ट अब में कोई थोड़ा चिढ़ाने के नहीं लिए कोई व्हाइट या पहनेगा फिर तो वो तो देखो दुनिया का काम, कोई व्हाइट पहनेगा तो व्हाइट क्यों पहने हो? शांति। नहीं ग्रीन पहनेगा तो ग्रीन क्यों पहने हो? ब्लू पहनेगा तो ब्लू, ये तो देखो सवाल तरह-तरह के होते हैं, बट एनवायरनमेंट है, आप जीता जागता गमला समझिए, आप घर में आप सजाते हैं ना गमले, हरा जी। पेड़ लगाते हैं, तो वही गमला मैं हूँ। देखिए आप वो भी बन गए कंटेंट क्रिएटर। देखिए क्या होता है जब आपके पास कंटेंट क्रिएटर कौन होता है, बट कंटेंट क्रिएटर अलग चीज होती है आपका। आजकल जो आप मैंने आपके रील्स हमारे देखे हैं, हाँ रील्स में आपके ट्रेंडिंग गाने होते हैं। हम्म। तो क्या आप मतलब क्योंकि ट्रेंडिंग गाने फॉलो अब जैसे करना मैं बता रहा हूँ ट्रेंडिंग गाने तो कोई नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा मेरे में अभी हमने अपनी एक पोलो वाली, हाँ, हाँ। छठ मैया का डाला, हाँ छठ जी। पूजा का आपने देखा होगा। गाना, हाँ, हाँ, अब मैं भोजपुरी हूँ, मैं भोजपुरी इलाके का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी छठ मैया को मैं लोगों के बीच में जाके छठ मैया के गाना गाया मैंने। तो ये उन लोगों से, उनकी भावना से, बड़ी अच्छी उसके बात है, सिस्टम मतलब को, उनके साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो वहाँ वो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, मैं उनके बीच में जाता हूँ, उनके भाव से जुड़ा हूँ, तो उनकी भाषा में उनका गाना गा दो या छठ मैया की पूजा कर दी। तो ये एक रील तो नहीं बता सकते इसको, बट ये कह सकते हैं कि मेरा कनेक्ट है ये। मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ उनके जैसे हो बड़ी जाना, अच्छी बात भी उनके है साथ कि उनके जैसे गाना गाना। टाइम के साथ आगे बल्कि बढ़ना। किसी भी नेता को अगर ऐसा करने को बोलेगा तो उसको एक हेजिटेशन भी होगा हाँ। कि मैं क्यों करूं भाई, मैं इतना उनके बीच में जाके और छठ मैया का गाना गा दूं। कोई इसको कह सकता है कि यार कमाल है यार, ये सब क्या होता है? कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, आप कमेंट देखते हैं? सेक्शन में कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ता कि लोगों का काम है कुछ लिखना। वो नहीं कहेंगे कि भोजपुरी हाँ, इस हाँ। भोजपुरी के इलाके का रहने वाला नहीं है, फिर भी ये अपने उसकी धुन में गाने गा रहे हैं, तो ये हाँ। टैलेंट की बात है। हाँ। या मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, तो ये टैलेंट की बात है। बांसुरी तो श्रद्धा से आती है ना, टैलेंट से आती है। बांसुरी को ऐसे तो नहीं उठाओ बजाने लग जाओ, बजा के दिखा दे कोई। या मैं पोलो खेलता हूँ तो उसके लिए मैंने बहुत सालों रियाज खेला होगा ना, प्रैक्टिस की होगी, बांसुरी का रियाज किया होगा, या लैंग्वेज पे हमने काम किया होगा, तब वो उस भाषा को, उस फील को मैं जान पाऊंगा ना। जी। कहना आसान है, बट जैसे अब आप बात करेंगे कि वो कभी ट्रैक्टर चलाते दिखाई पड़ेंगे, सवाल ये भी तो होगा ना। अरे वो मैं खेती की है, मैं चलाना जानता हूँ तो चलाता हूँ, अगर आपको आता है तो आप भी चलाओ, किसने रोका है? तो ये हम सोशल कहते हैं मीडिया पे कोई ड्रामा नहीं है? ये नहीं बस नहीं, ड्रामा कब होता है? ड्रामा जब होता है जब आप ड्रामा कर रहे हो लेकिन उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। और उसको बड़ा हम कह रहे हैं कि जो मैं पहले, जब तक बीजेपी सरकार नहीं आई थी तब तक क्या था कि लोग अपना काम करते थे, दिखाते नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं दिखाओ, क्योंकि भी मैं दिखा- झूठा दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो झूठा दिखाते हैं, हम तो हम असली सच्चे दिखाते हैं। हैं। मैंने हमें तो सच में आता है खेती करना, हमें तो सच में आता है सब कुछ जी। चलाना, घोड़े चलाना, गाना गाना, पब्लिक में भाषाओं का ज्ञान होना। बंगाली जैसे मैंने आपको बोली, जी। मैं तो बंगाली में भी बातें कर सकता हूँ, बंगाली में भाषा में गाना गा सकता हूँ। अगर कोई बंगाली मिल जाएंगे, दुर्गा पूजा होती है तो मैं बंगाली में भी गाना गा देता हूँ। तो ये मेरा अपना, हमने उसके लिए मेहनत की है। वो ऐसा नहीं है कि बस कुछ हुआ, दिखाने के लिए। कोई ऐसे गा दो ना बंगाली में जानू। तो मुझे लगा कि जिन लोगों से आप मिलते हो उनको तभी आप अच्छी तरह जान पाओगे जब उनकी कल्चर को जानोगे, जी। उनकी भाषा को समझोगे, तब उनके विचारों को भी समझोगे। तो समाज में तरह तरह भाषा के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, वो भाषा कल्चर को पहचानोगे, उसको अंदर ऑब्जॉर्व करोगे तो उसकी तकलीफ को भी जानोगे। ऐसा मेरा मानना है। जी, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल अरुण से। 5 राज्यों में जैसे कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा चर्चा है। सपा ने अपने काफ़ी सारे प्रत्याशी वहाँ उतारे हैं, तो आपको क्या लगता है जीत पाएंगे? स्कोप क्या है सपा का मध्य प्रदेश में? देखिए इस बार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा करने जा रही है। पहले भी मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें जीतते रहे हैं, और हम 10 सीटों पे नंबर 2 पे भी रहते थे, और हमारे विधायक भी रहते थे। लास्ट टाइम भी हमारे विधायक जीते थे, और इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे अच्छे विधायक जीतेंगे। वैसे क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो समाजवादी के बगैर वहाँ सरकार नहीं बन पाएगी। समाजवादी की सीटें होंगी, और समाजवादी विचारधारा के लोग वहाँ रहते हैं, और समाजवादी अच्छी सीटें जीतेगी। उसके बाद देखा जाएगा किसके साथ समाजवादी कैसा बनता है समीकरण। मेरा एक इसी से जुड़ा एक सवाल है कि कांग्रेस से क्या मतभेद हो गए अखिलेश जी के, जिस वजह से वहां सीटों को लेकर कुछ मतभेद देखे गए, तो उसके बारे में देखिए बताइए। मतभेद तो क्या होंगे, हमने उनसे कहा कि हम जिन सीटों पे लड़ते हैं वो सीट आप मुझे दे दीजिए। हमने 6-7 सीटों की डिमांड की,
उनको समझ में आई या नहीं आई या क्या उनका हुआ पता नहीं, सीटें वो किसी वजह से नहीं वो मुझे दे पाए, तो समाजवादी तो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में मजबूत है, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। एक सवाल हिमांशु। मेरा सवाल इन सबसे हटके है कि इतने गुस्से में क्यों रहते हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, बात गुस्से की नहीं है। जब भी आप बात अभी जैसे मेरा 3 ही मुद्दों पे मुझे तकलीफ होती है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या और किसान। और इन चारों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। सब मुद्दों पे बात करेगी, युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करेगी, महिला समस्या पे बात नहीं करेगी। जब महिला पहलवानों के साथ अन्याय होगा तो चुप्पी साध जाएगी। और वो देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, कोई हल्की फुल्की लड़कियां नहीं थी वो। आप सोचो, जब इतने जिनका नाम है, जिन्होंने देश के लिए गौरव बढ़ाया, अब उनके साथ अगर आप नहीं खड़े होगे तो आम महिला के साथ कैसे खड़े होगे? तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। फिर आप दूसरी बातों पे ध्यान डाइवर्ट करोगे। देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, आप भवन का, नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी महिलाएं, आप उन्हें नहीं बुलाओगे। यहाँ लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से, लोग परेशान हैं, इस पे आप बात नहीं करोगे। आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं या दूसरी जगह बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, इन मुद्दों पे कितना जोर दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं, इस मुद्दों पे कितनी बार उनकी स्पीच आई है? डिबेट भी हुई है तो इन मुद्दों पे नहीं हुई। इन्होंने सारे मुद्दे डाइवर्ट कर दिए, सारे मुद्दे धर्म के नाम पे ले जाते हैं। अरे धर्म मेरी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए योगी बड़ा मुद्दा है या फिर मोदी बड़ा मुद्दा है? समाजवादी पार्टी के लिए ना योगी जी ना मोदी जी, समाजवादी पार्टी जनता का कैसे हम कल्याण हो, जनता का भला कैसे हो, जनता अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, देश और समाज का विकास कैसा हो, ये हमारा। लेकिन आपने जितने मुद्दे बताए वो सब केंद्र से जुड़े हुए, मोदी जी से जुड़े हुए। तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अखिलेश जी सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सांसदी छोड़ी, विधायकी पकड़ी, और क्योंकि यूपी की राजनीति उनको साधनी थी। लेकिन अभी भी लगता है कि वो केंद्र छूट नहीं रहा है, वो यूपी पे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर यूपी की राजनीति में क्या बदलाव हुए हैं उनके आने के बाद, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जब वो आपने देखा होगा, जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, आज मैंने पहले ही बताया कि कान्हा जो बना स्टेडियम, लखनऊ में कोई स्टेडियम नहीं था। उत्तर प्रदेश में आप कह लो तो इतना अच्छा, इतना भव्य स्टेडियम नहीं था जहां पे इस तरह के मैचेस हो पाए। तो आज वो इकाना बना है तो लोग मैच देख पा रहे हैं। आप एक्सप्रेसवे देखोगे तो कॉन्सेप्ट लेके आए और बढ़िया एक्सप्रेसवे उन्होंने बना के दिखाया, लखनऊ से आगरा के बीच का एक्सप्रेसवे। आज भी चल के आप देख लीजिए तो आपको अच्छा ही लगता होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और वो अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव डाल के गए, उसकी लैंड एक्वायर करके गए, 80% काम करके गए, उसका टेंडर दे के गए। बाद में फिर सरकार ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन क्वालिटी में आप अंतर अभी भी देख सकते हैं आप दोनों में। दूसरा, हमने वुमेन के लिए 1090 बनाया, जिससे कि आप हेल्पलाइन है कि आप अपनी समस्या कहें तो तुरंत सुनवाई होती है। 100 डायल हमने पुलिस सिस्टम बनाया, 112 कर दिया, वो अलग बात है। उन महिला आज वो पुलिस आपके दरवाजे पे एक कॉल की दूरी पे रहती है। हमने 108 एम्बुलेंस चलाए, जैसे गांव-गांव में आज एम्बुलेंस हेल्थ सेवा हम लोगों ने बनाई। हम लोगों ने सारे ग्राम को जनेश्वर मिश्र ग्राम आवास योजना और लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत हजारों गांव का हमने सुंदरीकरण किया, कि जिसके अंदर हमने रोड्स बनाए, लाइट लगाई, उसकी नालियां थी उनको ठीक किया, उसमें सोलर लाइट्स के साथ साथ बारात घर और स्कूल की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारे हमने आदर्श जिसको गांव बोलते हैं। लेकिन ये तो आपकी सरकार की बात हुई ना, जब आप सरकार के बाद की बात कर रहा हूं। विपक्ष में रहकर विपक्ष में आपने क्या रहने के किया, बाद ये जानना। लगातार अगर उत्तर प्रदेश की, जैसे अभी 100 डायल की हमने बात की, अब 112 हो गया, उसमें जो हमारी बेटियां काम करती थी, अब उनकी सैलरी 12,000 से वो 16,000 की डिमांड कर रही थी, लगातार धरने बैठ रही। तो अखिलेश यादव जी विरोधी दल नेता होने के तो हैं ही, प्लस उनकी समस्या के लिए उनके साथ खड़े रहे। दिवाली उन्होंने मनाई तो उन बच्चियों के साथ मनाई जो धरने पे बैठी थी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो यही तो परिवार भाई, वो देखिए, सरकार से मांग कर रहे हैं ना कि उत्तर देखो प्रदेश बच्चों में इस बात से कोई इनकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हर किसी से आगे है। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसकी जो राजनीति है वो उसके दबाव में क्या योगी सरकार है, और क्या उससे बदलाव करवा पा रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में कहा जाता है जितना सत्ता पक्ष उतना विपक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। तो फिर आप अपनी क्या जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, वही तो मैंने आपसे पा रही है पूरी? वही मैंने आपसे कहा कि वो महिलाओं का वेतन बढ़े, इसके लिए संघर्ष किया। विपक्ष के नाते ही तो, हम सत्ता में नहीं थे, हम सत्ता में होते तो हम तो बढ़ा ही देते, लेकिन संघर्ष किया लगातार।
और फिर वो अगर धरने पे बैठी थी दिवाली के दिन तो उनके साथ जाके दिवाली बनाई और बोला कि हम आपके साथ हैं और आज भी उनके लिए लड़ रहे हैं। और जो 69,000 भर्ती शिक्षकों का है जिनमें 6800 अभी भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं धरने पे, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। 69,000 की लड़ाई लड़ी तब जाके उनको 19,000 लोगों का सब लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आया। उसमें 19,000 में थे 6800 का भी इन्होंने लेटर भेजा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा, इसलिए अभी उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आरोप तो यही लगते हैं ना कि आपने फर्जीवाड़ा बहुत किया। नहीं, वो देखिए सरकार का काम है आरोप लगाना। आरोप लगा के आप अपनी कमजोरी नहीं छुपा सकते। आपकी जिम्मेदारी बनती है रोजगार देना। वो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं ना, भाई हम 1 मिनट को छोड़ दीजिए सारी चीजें, बच्चे किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों को आप रोजगार दे दो ना। किसने बोला? हम कहते छोड़िए दुनिया की बातें, आप रोजगार देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई नौकरी तो मांग रहे हैं ना, अरे नौकरी दे दीजिए। अच्छा जैसे वो बच्चियां बैठी थी, अरे आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में नहीं हो, हमने ठेका दिया हुआ है। अरे जिसको ठेकेदार को बुलाओ, ठेकेदार सर के बल चल के आएगा। अच्छा अनुराग जी, नौकरियों की बहुत जिक्र होता है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरियां और सभी पदों को अगर भर दिया जाए तो क्या युवा तब भी नौकरी के लिए नहीं तरसेंगे? और उसके लिए प्लान बी क्या रहेगा? प्लान बी ये है कि आप उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लेके आइए। जैसे हमने एक माहौल बनाया था, HCL लाए थे हम लखनऊ के अंदर में। हमने यहाँ पे सैमसंग की फैक्ट्री लगाई थी मोबाइल की, जिसकी बीजेपी अपना गुणगान करती है, समाजवादी की देन है वो। तो आप ऐसे, आपके पास तो डबल इंजन की सरकार है। हम HCL लेके आए थे, आप कंप्यूटर की और सारी कंपनी लेके आ जाइए ना, किसने रोका है आपको? भाई आप अगर सरकार और दोनों मिलके काम करेंगे, हाँ 5-5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट समिट में जो होता है उसमें आपको पता चलेगा इतना इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन वो कहाँ जाता है हाँ फिर? वो मैं कहता हूँ कि वो सब इतना अनाउंस होता है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अरे कहाँ आया वो भी तो बताइए ना, उसको दिखाइए कि कहाँ लग गया। कहीं दिखाइए, कहीं चिमनी इमनी फैक्ट्री वैक्ट्री कहीं लगी है तो दिखाइए ना मुझे। अच्छा, योगी सरकार कहती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ आप क्या बताएं भ्रष्टाचार कितना है, वो तो आपकी और आपकी आत्मा जानती होगी और यहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे कि भ्रष्टाचार की अब हद क्या हो चुकी है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, यूपी काफी अहम है, तो सपा को कांग्रेस से क्या उम्मीद है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा जो हमने कहा है और जो आधी आबादी हमारे देश की है, उसके भले की जो बात करेगा वो उसका स्वागत है। हम तो इसी मुद्दों पे लेके जनता के बीच। पर एमपी में पहले ही सपा कह चुकी है कि जैसा हमारे साथ बर्ताव हुआ है वैसा ही हम यूपी में कांग्रेस के साथ करेंगे। तो नहीं हमने कहा ना कि बिल्कुल हम तो जनता के भले के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम जनता को सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, माने अपने पैरों पे, युवा अपने पैरों पे खड़ा हो, ये हमारी यही नीति रहती है। समाजवादी हमेशा इस बात पे सोचते हैं कि कैसे गांव का विकास हो, किसान का विकास हो और गरीब मजदूर किसान और जो कमजोर वर्ग है वो कैसे आगे आए, ये हमारी सोच है। जैसे विपक्ष की बात अभी हिमांशु कर रहा था, आप भी कर रहे थे, तो क्या ये इंडिया अलायंस है ये 2024 तक टिक पाएगा? क्योंकि इसमें अभी भी फूट, कई बार यहाँ खबरें आ रही है कि इसमें फूट हो रही है, तो क्या 2024 तक टिका रहेगा? क्या लग रहा है इंडिया अलायंस? देखिए अब अलायंस का कैसे रूप होगा और उसका स्वरूप कैसा होगा वो तो आने वाला समय राष्ट्रीय नेतृत्व जो होते हैं पार्टी की वो तय करेंगे कि किस दिशा में जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं। ये जो समाज के अंदर नफरत की बात जो हो रही है, हम भी आप भी ना बोल पाओ, लेकिन आप अंदर अंदर ये चाहते होगे कि नफरत की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे बोला ना, भारतीय जनता पार्टी इस आके इन मुद्दों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ती? मोहब्बत की जरूरत नहीं जी। बात मोहब्बत क्या, आपस में एक, मुझे लगता है कि आपस में भाईचारा हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, आपस में हम हिंदुस्तानी सब एक हो, उसमें बंटवारा क्यों? ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम, बंटवारा तो नहीं है। धर्म हमेशा राजनीति होगी तो मैंने कहा ना, धर्म आस्था का विषय हो सकता है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। तो इसको डिवाइड एंड रूल मत कीजिए। हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, सब अपना अपना धर्म बखूबी निभाते हैं, लेकिन हमें समाज का जो सियासत एक क्यों नहीं हो पा रही फिर? मतलब आप लोग भी तो अपने अपने मुद्दे ही करते हैं ना, अपने अपने ही रास्ते पर चल रहे हैं। आप एक होकर अगर लड़ रहे होते तो फिर एमपी में आप साथ लड़ते, या फिर आप दूसरे राज्यों में साथ में लड़ते। और इससे कोई नुकसान ना हो और जाए। और इस तरह धमकियां नहीं दी जा रही होती कि जो आप एमपी में हमारे साथ करेंगे वो हम आपके साथ यूपी में करेंगे। देखिए दोनों राजनीतिक दल हैं और जब अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो यहाँ पे मजबूत नेता हैं, मजबूर नेता नहीं है। एनडीए में मजबूर नेता हैं, वहां आवाज ही नहीं निकलती किसी की। आप जब डिबेट में बैठे हो तो दूसरे दल के नेता तो अपने नेता को ही नहीं बोल पाते कि मेरा नेता को हम आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो आप ये तय कर लीजिए कि लोकतंत्र में मजबूत होना जरूरी चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और हैं भी, होंगे भी,
लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। हम एक बार बात जब करेंगे तो हिंदुस्तान की एकता की बात करेंगे, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेंगे, राष्ट्र को जो किसान है उसकी उन्नति की बात करेंगे, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करेंगे। मुद्दा तो हम उसी पे रहेंगे। हमारे भाई दल हैं तो हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राष्ट्र के नाम पे एक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर नफरत का जहर घोल के राजनीति करना चाहती है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है कोई सहमत नहीं होगा, कोई दल इस पे सहमत। आपने आपने मतभेद की बात की। मध्य प्रदेश में जब हमने देखा कि कमलनाथ और अखिलेश के बीच में जो बयानबाजी चली, तो उसके बाद बोला गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो क्या उसमें कोई राहुल गांधी का भी कोई देखिए, रोल था? मैंने कहा ना कि हमारे मतभेद हो सकते हैं और स्वाभाविक है, जो दल होंगे उनमें मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद नहीं। हो सकता है कि हम आपसे डिबेट करते टाइम हमारी आपकी तकरार हो जाए, तीखी तकरार हो जाए। आप कई बार कोई एजेंडा चलाने लगते हैं, तो उस एजेंडे को हम खारिज करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन जब डिबेट खत्म होगी तो हम तो कहेंगे ना कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, डिबेट हुई, अब बात कर। लेकिन जो मनभेद नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, पार्टियों के बीच में मनभेद नहीं है, राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक होना चाहिए। अच्छा अनुराग जी, आपने डिबेट की बात की तो मुझे डिबेट से याद आया कि इंडिया अलायंस ने कुछ एंकर्स को बायकॉट किया था। बावजूद इसके अनुराग भदौरिया जी डिबेट शो में नजर आए उन्हीं के। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि अनुराग भदौरिया जी को जाना पड़ा वहां? या फिर कोई देखिए, संदेश है? नहीं, देखिए, मजबूरी कोई नहीं है। लोकतंत्र में जो पत्रकारिता है, मीडिया है, ये भी चौथा स्तंभ है। इनको अपनी हम लोगों ने कोई बायकॉट नहीं किया था। बायकॉट होना अलग चीज है। आप पर लिस्ट आई थी हाँ, प्रॉपर्ली। लिस्ट आई थी, बिल्कुल आपकी बात को मैं मानता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि आपको बताया जाता है, अपनी नाराजगी हम जाहिर करते हैं किसी बात Okay. पे कि इस बात से मुझे नाराजगी है। फिर बाद में धीरे-धीरे भाई ये नाराजगी जाहिर करने की बात होती है, कोई झगड़ा नहीं है। कोई बट हाँ, बीजेपी वाले उसका एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अरे मेरा कोई मीडिया से झगड़ा थोड़ी कैसे हो सकता है? कोई बात से नाराजगी हो सकती है, दूर हो जाती है कुछ दिन में। तो बात खत्म हो गई, अब सब कुछ ठीक है। नहीं, रहेगी। मैंने कहा ना, कोई बात आप करेंगे तो हम उस पे तीखा हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारा झगड़ा है, कि हमने उनको बायकॉट कर दिया है या हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। ये एक हमारा नाराजगी जताने का एक माध्यम है। जी। इतनी सी बात है। एक मुझे सवाल याद आ रहा है, तो मैं वो पूछूंगी पहले कि कुछ टाइम पहले ही शायद आपने कोई ऐसा बयान दिया था जिससे योगी सरकार में नाराजगी हुई थी, फिर आपने खुद आगे आकर माफी भी मांग ली थी और मामला देखिए, सुलझ जब गया। आपको किसी को ऐसा लगता है कि आपके शब्दों पे किसी को हाँ। चोट पहुंची है, तो हिंदुस्तान के अंदर में आपकी मॉरल जिम्मेदारी बनती है कि हाँ। आपके शब्दों से कोई आहत ना हो। तो आज फिर भी मैं कहता हूं कि जो राजनीति के अंदर में जो भाषाओं का इस्तेमाल जी। लगातार हो रहा है, हम ऐसी बहुत भाषाओं गलत को कभी इंडोर्स नहीं नहीं करते। करना चाहिए। और जो भाषाएं लगातार, और जब से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जी। से आई है, तब से ये जो राजनीतिक में जो भाषा की मर्यादा गिरी है, ये ठीक नहीं है। अब मुझे देखिए लगता है ना, सबको जी, समझना चाहिए। जैसे कि बीजेपी की तरफ से बहुत बयानबाजी होती है, हम सबको पता है, लेकिन जो राहुल गांधी ने भी बोला फिर पनौती वाला, तो क्या उनको भी माफी मांग लेनी चाहिए फिर कि माफी मुझे तो है, मांग मुझे लो मुझे नहीं, दिक्कत ये है कि जब दोनों तरफ से बातें हो रही हों, कि ना अब तुम झुकोगे ना मैं लेकिन झुकूंगा। मेरा तो मानना यही है हमेशा से कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए सबके होनी लिए। चाहिए। जो पार्लियामेंट के अंदर में एक बीजेपी के सांसद ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, पूरे राष्ट्र को अपमान करते हुए दिखाई पड़ा वो व्यक्ति। जी। और उसने पार्लियामेंट की संसद को भी देखो किस तरह शर्मसार किया। जी। तो उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती तो एक बड़ा संदेश जाता। जी। तो ये संदेश भी तो सरकार में सबसे बड़ा जो दल होता है, सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, वो बड़ा संदेश दे सकती है। जी। वो अगर बड़ा संदेश दे तो नीचे तक वो संदेश जाता है। जी। तो दूसरी पार्टी भी इतना हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाषा की मर्यादा राजनीति में होनी चाहिए। हम इस तरह की भाषा को कतई इंडोर्स नहीं करते और ना हम सपोर्ट करते हैं। और खासकर जो लोग संवैधानिक पद पे जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हो, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे अभी धर्म और आस्था की बात हो रही थी, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, यादव भी हूँ, तो वहां पे कहते अब हैं ये जब क्या जरूरत थी कि यादव भी हूँ? नहीं, मैं बता रहा, उस पे सवाल है कि कई लोग कहते हैं अभी तो यादव तो अखिलेश को ही वोट देता होगा। जैसे उस सवाल भी उठते हैं कि सपा जो है सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करती है, इस पर क्या है? सपा सिर्फ मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट करती है। मुझे खुद बोला जाता है कि तो यादव है। वो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आपने जो यादव बोला, अब मैं जैसे आपकी तारीफ करूंगा तो अभी कुछ जो दूसरे लोग हैं
वो समझते हैं कि यादव है तो अपना। तो ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी का एक चूंकि समाजवादी पार्टी जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती, वो व्यक्तित्व को बढ़ावा देती। जैसे मैंने आपको बोला, अखिलेश यादव जी नेताजी के बेटे हैं। नेताजी के बेटे होने के बावजूद वो एक नेता हैं। लेकिन आप ये मेरी बात सुनिए, मैं उसी पे बोल रहा हूँ ना। आप बोलोगे अखिलेश यादव जी चूंकि मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, बेटे हैं उनके, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति में अपनी पोजीशन को प्रूव किया है। माने मैं तो ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं आपके मंच पे, और इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अखिलेश यादव जी ने जितनी साइकिल लाखों किलोमीटर चलाई है 99 से लेकर 2012 मुख्यमंत्री बनने के पहले तक, जितना वो उत्तर प्रदेश के एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में, एक एक शहर, जैसे आप फैजाबाद के हो, अभी आपसे मैं पूछूंगा तो आप अभी गारंटी से बोल दोगे कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात उनसे हुई होगी। अगर आप जरा सा भी गांव में, कस्बे में रहते हैं, तो अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतना घूमे हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, उनसे तो कोई झूठ बोल भी नहीं सकता नेता। वो तो एक एक वार्ड के लोगों को जानते हैं, जिले के एक एक व्यक्ति को जानते हैं। तो वो व्यक्तित्व को देखते हुए नेताजी ने उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनको बनाया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी क्षमता ही आपको आगे ले जाती है। आपकी क्षमता नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज उनके काम की बात होती है तो लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि अखिलेश यादव जी ने काम किया था। आज भी उन्होंने सरकार चलाई तो ये इस बात का एग्जाम्पल होता है ना कि उन्होंने एक्सप्रेस वे से लेके मेट्रो तक बनाई है। इस बात की चर्चा होती है ना, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाए हैं, चर्चा होती है ना, क्योंकि उन्होंने एक नया उत्तर प्रदेश का सपना दिया। कैसे, कितनी भव्य PHQ बिल्डिंग बनाई है पुलिस हेडक्वार्टर की, क्या आप सोच सकते थे? कितना मेट्रो का सपना लेके आना, जनस्मिथ पार्क, कितना सुंदर पार्क है, सोचिए आप, लोहिया पार्क जैसे पार्क बनाए। तो उन्होंने एक अपना एक विजन दिखाया कि समाज को कैसे आगे ले जाना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये कहना गलत होता है कि कोई किसी की वजह, आदमी अपनी कैपेसिटी आदमी को प्रूफ करनी होती है। इसलिए समाजवादी लोग हमेशा समाज में विकास की राजनीति करते हैं, जाति धर्म की पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। जी, क्या यहाँ पर तुष्टीकरण की नहीं राजनीति नहीं, होती है? तुष्टीकरण की नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ने में माहिर है ना, वो हर चीज को एक टैग लगा देगी। अच्छा, मैं तो नहीं आता हूं, मैं तो एक क्या कहेंगे, हमें तो बिरादरी बोलने में भी अजीब सा लगता है कि बिरादरी की बात कर रहे हैं। हम तो हाँ, देखिए, हम तो ना OBC में आते ना, हम तो एक जर्नल है, बट समाजवादी की बात कर रहे हैं ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं फिर आप कोई कैसे कह सकता है? ये तो देखो, और समाजवादी की बात होती तो लोग हमारी भी बात कर लेते हो, तो इसके मतलब हमारा भी समाजवादी पार्टी हमें सम्मान दे रही है ना, समाजवादी पार्टी में मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, मुझे आगे बढ़ा रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ OBC भी है? ये और मैं नहीं, ये सर्वे बोल रहे मैंने हैं। बोला ना, और PDA बता तो दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी। मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी आप देख रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन सरकार नहीं बना पाया आप, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या कमियां रह गई जो आपकी सरकार नहीं बन पाई, और अब आने वाले चुनाव में आपकी क्या नीति रहेगी जिससे कि आप सरकार? देखिए, पहली बार समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 36% वोट मिला विधानसभा में। 36% बहुत होता है। ठीक है, कुछ सीटें हम 200 से 300 से 400 से हार गए, चुनाव है, कई बार 50-60 सीटें इधर उधर कुछ मार्जिन से हो जाती हैं, हो गई। लेकिन हमारा जो हमेशा से 25%, 26%, 27% जो वोट आता था, उसको हम 36% पे लेके चले गए। अब उसी चीज को हम 46, 47 और 50% पे ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि हम संगठन पे काम करते हैं। हमारा नेता, ज्यादातर नेता जनता के बीच में रहते हैं। हमारे नेता हवाई वाले नहीं है। समाजवादी हमेशा जनता के बीच में रहने वाली अगर बात करते हैं 24 को लेकर, स्थिति क्या आप अभी से आकलन कर पा रहे हैं, और कांग्रेस के साथ क्या आप उतना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? और क्योंकि हाल ही में अभी एक बयान भी रामगोपाल जी का सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर 40 सीटें हम जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव जी को। तो सिर्फ 40 सीटें जीतकर कैसे कोई प्रधानमंत्री के बारे में सोच सकता है, उस पद के बारे में सोच सकता है? इसका जरा गणित समझाइए। मैं बता रहा हूं, आप कार्यकर्ताओं के बीच में जब होते हो, कार्यकर्ता हमेशा, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमेशा चाहता है कि मेरा नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने, सर्वोच्च पद पे पहुंचे। तो आप अपने कार्यकर्ताओं में एनर्जी भर रहे होते हो, कार्यकर्ताओं को आपको बता रहे होते हो कि आपका नेता PM बन सकता है अगर आप और ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताओ।
आपका नेता दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लग जाओ। आप अपने कार्यकर्ता के बीच में होते हो, जोश तो आप भरना। कार्यकर्ताओं के बीच में आप अपनी बात करते हो ना, अपनी कार्यकर्ताओं का जोश भरोगे ना, कार्यकर्ताओं को तैयार करोगे ना, क्योंकि चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ना है तो ये हम अपने कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 80, मान लो 80 जीत जाए तो ये सिर्फ सांकेतिक है, लेकिन 80 सीटें कैसे जीतेंगे? आप गठबंधन में हैं, आप इतनी सीटों पे नहीं, नहीं, लड़ेंगे अगर ही मान नहीं। लो हम नई गठबंधन में, सपोज नहीं है भाई, हमारा कार्यकर्ता 80 सीटों पे तैयारी करेगा ना, बाद में क्या होगा होगा वो तो आज बात की बात है, लेकिन समाजवादी 80 सीटों पे तैयार तो रहेगी। ऐसे ही कांग्रेस भी तैयार है, वो कहते हैं हम राहुल गांधी को बनाएंगे। कि हर पार्टी को अपना अपना कार्य करने का अधिकार है, उसमें किसने रोका है? हम तो नहीं रोकते ना किसी को भाई। अच्छा। तो ये सामंजस्य कैसे बनेगा? सवाल यही है। सवाल ये है कि जब सामंजस्य तो ऊपर के नेतृत्व तो डिसाइड करता है, कार्यकर्ता का काम होता है कि अपनी लोकसभा में तैयारी करके रखना, अपनी अपनी ग्राम लेवल पे अपने आप को मजबूत रखना, और अपने नेता को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाने का सपना देखना, उसके आज लिए की काम तारीख करना। में अगर इलेक्शन होता है तो 80 में से कितनी सीटें आप जीतेंगे? समाजवादी पार्टी आज की डेट में कम से कम 80 में से 50 सीटें जीतेगी। 50 सीटें जीतेंगी, इतना आकलन है आपका? अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुलायम सिंह यादव की अपनाई, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने नहीं अपनाई, जिसकी वजह से सपा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उस रुतबे में, उस ताकत में नजर नहीं आती। देखिए, आप देखोगे कि नेताजी का जो अक्ष है ना, रूप सबको उनके अंदर दिखता है, इसीलिए जनता ने उनको अपना लिया है। जो नेताजी की तरीका था और जो उनका लोगों के साथ कनेक्ट था, वही कनेक्ट उनका है। नेताजी भी नाम लेके बुलाते थे हर किसी को, वो भी अगर मंच पे बैठे होंगे तो सामने वाले दूर में खड़ा हो उसका नाम लेके बुलाएंगे, नाम लेके, हाँ हमने देख लिया, राधे हमने देखा देखा, रुको अभी अभी बुलाते हैं तुम्हें। हर व्यक्ति का नाम लेके बोलना, हर व्यक्ति की तकलीफ को सुनना, उनसे मिल के अपनी तकलीफ कह सकता है और उसकी तकलीफ को अपनाना, यही समाजवादी हम पार्टी की जगह एक परिवार की तरह ज्यादा रही है। पूरा समाजवादी लोग हमेशा एक परिवार की तरह रहे हैं। कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता को तकलीफ होगी तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है वो जो उस कार्यकर्ता के घर नेता पहुंच जाता है। तो वो नेताजी में भी थी, वो अखिलेश जी में भी वही आदत है। तो जब सारी आदत वही है तभी तो हम 27% से 36% पे पहुंचे। तो फिर परिवारवाद का आरोप परिवार नहीं नहीं, लगता है? समाजवाद का एक परिवार है। परिवार मतलब पूरे समाजवादी सारे कार्यकर्ता एक परिवार की तरह रहे। लेकिन नेताजी को, मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र कहा जाता था, अखिलेश यादव जी को ओपी राजभर एसी वाले एसी नेता कहते हैं। यहाँ। देखिए, ओपी राजभर की बात पे आप यकीन करते हैं क्या? वो खुद ही नहीं करते अपनी बात पे यकीन। ओपी राजभर से लेकिन आरोप लगना तो नहीं, होता है। अरे वो हम तो ओपी राजभर कुछ हम कुछ भी ओपी राजभर को बोल दें तो क्या मतलब है यार? ओपी राजभर का काम है बोलना। वो यही अगर बोलेंगे नहीं तो उनको कोई टीवी पे दिखाएगा क्यों? आप बताओ ना, वो तो बोल रहे थे अभी जब घोसी का चुनाव हो रहा था, आपकी देखिए हम क्या कर देंगे, तो घोसी का चुनाव अपने ही वोट नहीं दिला पाए हो तो उनकी बात को लेकिन सिर्फ ओपी राजभर ही नहीं, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का भी बयान सामने आया था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं। हाँ, आप सोचिए तो ये क्या कितने आपको वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वही क्योंकि उनको तो एक प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं ना, कुछ भी बोलना है। अखिलेश यादव जी सुबह 4:45 बजे करेक्ट 4:30 बजे तक उठने वाले व्यक्ति हैं, और कभी नहीं हो तो जो आपके लोग हों या जो जिनको आप जानते हो उनसे कहिएगा 5 बजे व्हाट्सएप या मैसेज करके देख लें जिनका नंबर हो, ना जवाब आ जाए तो बताना, फिर बताना कौन उठता है। वो ऐसे व्यक्ति है जो 5 बजे तो आपको वॉक करते हुए मिल जाएंगे और 6:30-7 बजे तक तो कार्यकर्ताओं से बात कर चुके होते हैं वो। अच्छा, अखिलेश की बात हो रही तो एक सवाल कि एक हर किसी में अच्छी क्वालिटीज बुरी क्वालिटीज होती है, तो एक उनकी बहुत ही अच्छी आदत जो आपको लगता है कि लोगों को अपनानी चाहिए, और एक जो लगता है कि आपको कि हाँ उनमें थोड़ा सा है कि ये थोड़ा सा है कि थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वो या फिर माफ भी कर हाँ, सकते हैं, वो लोगों पे बहुत जल्दी यकीन करते हैं। तो ये बहुत कमी है जल्दी। अच्छा ही है। अब मैं तो हमेशा इसको सोचता हूँ कि क्यों करते हैं, तो कई बार उसका नुकसान भी होता है। तो आप इसको कैसे देख सकती हैं कि भाई वो बहुत जल्दी यकीन करते हैं, तो बहुत जल्दी। जिस वो पद पर है, जो उनकी पोजीशन है, इतनी जल्दी अगर भरोसा करते तो वो फिर तो उनके बहुत नेचर में वो हर आदमी को अपनाते हैं ना, दिक्कत ये है, वो हर आदमी को अपना समझते हैं। अब ये वो चूंकि तो फिर बेसिकली वो राहुल गांधी को अपना लेंगे। अब वो उनको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, मैं एक आम कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जैसे मैंने उनकी भाई कितनी कहानियां हैं,
मैंने जैसे नेताजी के साथ बहुत कहानियां हैं। आप किसी अखिलेश जी के जानने वाले से मिलो तो उनके वो अखिलेश जी की कहानियां सुनाएंगे जी। कि रास्ता चलते हमें मिल गए थे तो क्या किया था, पता चला किसी के ठेले वाले पे आइसक्रीम खाने लगेंगे, फिर उससे बात करने लगेंगे और क्या करते हो तो कहेगा क्रिकेट खेलते, तो कल आओ क्रिकेट खेलते। वो अपना लोअर टी शर्ट पहन के आ भी जाता है जी। और उसको उसके साथ खेल भी लेते हैं। तो वो रास्ता चलते उनको लोगों से कनेक्ट होते हैं वो। और दूसरी बात ये है कि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे रास्ता चलते सोचेंगे, यहाँ फ्लाईओवर बन जाए तो ये रास्ता कितना कम हो जाएगा, रास्ता कम हो सकता है। स्कूल यहाँ पे अगर बन जाए, एक बार मुझे याद है कि हम लोग जा रहे थे बनारस बाई रोड, तो रास्ते में रायबरेली अमेठी से होके गुजर रहे थे, तो कुछ बच्चे बिना चप्पल के जा रहे थे। तो उन्होंने कहा जहां से चप्पल काउंट करो कितने होते हैं चप्पल। तो फिर बीच में रुक गए, रुकने के बाद उन बच्चों से बात करने लगे, चप्पल क्यों नहीं पहनी है। जी। फिर उसको उनके नंबर लेंगे, फिर नंबर लेके फिर बोलेंगे इनके चप्पल घर पहुंच जाओ, फिर माने उनके सामने नजर में पड़ जाए कोई परेशान आदमी, जी। वो उसको अपनाने की उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग भी पीछे से कहते होगे, मैं कह रहा हूं कि चूंकि आपको लगेगा ऐसा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आप भी पीछे से हम कहते होगे समझ रहे हैं। कि वो कनेक्ट करते हैं जी। लोगों से। अच्छा, अच्छा बताओ मैं गलत कर रहा हूं, ईमानदारी से बताना, अगर जो मैंने बोला है कि लोगों से जल्दी लोगों को अपनाते हैं, जी। ये नहीं, सही। अखिलेश जी की मैंने भी ये सुना, हालांकि मैं कभी व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिला नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो जिससे भी एक बार मिल लेते हैं उसका नाम उनको रट जाता है, जाता वो है। नाम लेके ही उससे बात हाँ, करते हैं और लोग। उसको याद ये रखते तो हैं मैंने और सुना है। उसकी जो मुसीबत होगी उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मुसीबत जो है आपकी पार्टी में राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर नजर आती है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। वो अपने आप को नेवला बताते हैं और वो जिस सांप से लड़ रहे हैं उसमें घायल पार्टी हो रही है, क्योंकि वो जिस तरह के विवादित बयान देते हैं उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नजर आने लगता है। क्या अखिलेश यादव जी उनके बयानों को समर्थन देते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी ना चाहें और कोई ऐसा उनकी पार्टी में बयान दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए एक चीज मान के चलिए, समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है। तो फिर ये वो पार्टी में क्यों? आदरणीय प्रोफेसर साहब भी इस बात को बोल चुके हैं और अखिलेश जी भी इस बात को तो फिर ऐसा नेता आपकी पार्टी में है क्यों? नहीं, अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसको अपने हिसाब से देख रहा है, लेकिन वो हम लोग ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। एकदम साफ सुथरी बात है। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा है, क्योंकि राहुल की बात हो रही थी, राहुल गांधी और अखिलेश की, तो दोनों ऐसे लीडर है जो कि बहुत कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये लोग, दोनों पार्टी से, दोनों जहां जाते हैं वहां उनकी भीड़ होती है, फैन फॉलोइंग है। तो अगर दोनों साथ कभी दिखेंगे तो आपको क्या लगता है, कभी चुनाव में ऐसे रैली करते हुए दिखेंगे कभी आने वाले 2024 में यूपी में? अब तो ऐसा किले में नजारा? आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा, तो वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी लोग जी। हमेशा तो समाज के वक्त की साथ क्योंकि हैं। पाबंदी है, हाँ। आपके पास भी हमारे पास भी, तो एक धन्य- आखिरी सवाल मैं करूंगी आपसे, उसके बाद खत्म करूंगी, क्योंकि आपसे रिलेटेड है ये, हम्म। क्योंकि आप प्रवक्ता है। तो एक प्रवक्ता के ऊपर कितना प्रेशर होता है जब भी आप कभी किसी शो में जाते डिबेट के लिए, क्योंकि जैसे नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, तो आपके ऊपर कैसा प्रेशर होता है? गुस्सा करना है, शांत करना है, क्या करना है? मतलब आपका सपोर्ट कितना मिलता है आपको पार्टी से, और आप किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं? देखिए मुझे लगता है कि कई बार आवेश में कोई शब्द अगर निकलता है तो ये जिम्मेदारी समाज के हर किसी व्यक्ति की होती है। प्रेशर तो देखो दिमाग में रहेगा, आप बोल रहे होते हो, एक फ्लो में होते हो, जी। और फ्लो में कहीं ना कहीं कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों का उसको बहुत इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर वो कह देता है कि शब्द फ्लो में निकल गया है तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन आज की पत्रकारिता में या जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, हर छोटी सी बात को पकड़ के बड़ी बात बनाना वो भी ठीक नहीं है। कई बार हम लोग को आपस में सिचुएशन को समझना चाहिए। इससे मानसिक दबाव बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रवक्ता जो कहना चाहता है कई बार सोचता है कहीं शब्द में कहीं माने छोटी ई बड़ी ई की मात्रा ना गलत लग जाए या ऐसा। इतना अगर सोच की बात होगी तो फिर लोकतंत्र जैसी फील कहाँ होगा भाई। कम से कम बात तो खुल के कह ले। अगर वो छोटी ई की बड़ी मात्रा इधर उधर हो गई है तो उसके लिए इतना बवंडर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम इतनी लिबर्टी तो हम हिंदुस्तानियों को आपस में एक दूसरे को देनी चाहिए। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पंचायती अच्छा नहीं लगा होगा। बहुत हमने अच्छा, बहुत पंचायती पूरी किया आज। पंचायत हो गई। आप कह रहे हो अच्छा लगेगा, पूरे सारे मुद्दों पे बात हो गई और पूरे घर मकान दुकान बार पॉलिटिकल फैमिली लाइफ सबकी तो पंचायत हो गई। अब इससे ज्यादा पंचायत क्या चाहिए। जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।